जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इसको अगर हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो कण होते हैं वो क्या करेंगे, इनकी साइज बड़ी होती है कणों की, इनकी साइज बड़ी होने के कारण ये निलंबित प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, निलंबित प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, या उसके बारे में भी बात करेंगे, पदार्थ के बारे में बात करेंगे, पदार्थ कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं और कुछ शुद्ध पदार्थ के अलावा जो अशुद्ध पदार्थ है उसे हम मिश्रण भी कहते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जहां हमने पदार्थ की बात करी थी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा था वहां। और जो आगे हमारा जो चैप्टर है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के में शुद्ध पदार्थ है या नहीं। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। ये आपका रहा चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भाई, जो वस्तुएं, जो चीजें आप अपने आसपास में प्रयोग में करते हैं, यूज करते हैं, वो सभी शुद्ध पदार्थ हैं या नहीं, या अगर वो पदार्थ शुद्ध नहीं है तो अनदर दूसरे वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे। भाई, पदार्थ जो मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो 2 प्रकार से पदार्थ होते हैं और पदार्थों को हम किसी भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो आइए इसी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे आज के इस सेशन में। पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज की ये क्लास, जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर आपके केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है, वो पढ़ना क्या है। फर्स्ट वन थिंग हमें ये डिफाइन करना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि पदार्थ क्या है। भाई, संसार की वह सभी वस्तुएं जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो पदार्थ की संज्ञा उन्हें हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात करी थी लास्ट क्लास में भी पेन की, कि पेन क्या है, इसका अपना एक निश्चित द्रव्यमान है और ये जहां हम किसी वस्तु, किसी जगह पर रखेंगे तो एक निश्चित स्थान घेरता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ की परिभाषा हमने इससे पहले पढ़ ली थी। क्या है परिभाषा भाई, एक बार हम और अच्छे से क्लियर करेंगे कि संसार में वो सभी वस्तुएं जिसका अपना कुछ एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। क्लियर भाई, पदार्थ जो है उसे द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों के द्वारा या अन्य प्रकार से द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। पदार्थ क्या है, किसी भौतिक विधियों के द्वारा ये पदार्थ या द्रव्य में आपस में पृथक नहीं किए जा सकते, अलग अलग नहीं किए जा सकते। और जैसे पदार्थ जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, इन्हीं को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और कहा जाए एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। भाई, शुद्ध पदार्थ क्या होगा, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जहां हमने बात करी कि पदार्थ किसे कहेंगे, संसार में वो सभी वस्तुएं जिनका अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरते हैं, जिनका अपना कुछ आयतन होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं। आपके आसपास की जो भी चीजें हैं, आप कॉपी का यूज करते हो चीजों को लिखने के लिए, पेन का प्रयोग करते हैं, बुक्स आपके पास है, बैग है, चेयर है, टेबल है, ये सभी क्या है, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि पदार्थ के प्रकार। पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम यही समझने का प्रयास करें कि पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ
और सेकंड होता है मिश्रण। अब देखेंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। जबकि हम मिश्रण की बात करें, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और वो एक ही समान प्रकार के नहीं होते, उनको अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, वो एक ही समान प्रकार के नहीं होते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। अगर हम आगे मिश्रण को ब्रेक करें कि ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है भाई, विषमांगी मिश्रण। चलो देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसे ही हम अगर शुद्ध पदार्थ को भी क्या करें, ब्रेक करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में पहला होता है तत्व और सेकंड है यौगिक। तो इन्हीं के बारे में आज के इस चैप्टर्स में हम चीजों को कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पदार्थ किसे कहेंगे। ठीक है, हमने ये समझा कि पदार्थ क्या है, संसार की वो सभी वस्तुएं जो आपके आसपास हैं, जिनका अपना एक द्रव्यमान है, जो कुछ स्थान घेरते हैं, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। इसे हम मैटर कहते हैं। क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ एक प्रकार के ही कणों से मिलकर के बना होता है। जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित किए जाते हैं तो वो मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, और इसे मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें रहेंगी इनसे रिलेटेड। तो आइए हम एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करें। शुद्ध पदार्थ क्या है, जहां अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, इसी ही हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आइए हम देखेंगे मिश्रण किसे कहेंगे, मिश्रण को हम कैसे परिभाषित करें। भाई मिश्रण क्या है, वो एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का, यहां पर क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक लिए जाएंगे और वो रासायनिक रूप से संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण की परिभाषा हम कैसे देंगे, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयोग करने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो वायु, जो एयर है, एयर क्या है, वायु, एयर क्या है, ये कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। कई प्रकार की इसमें गैसें मिली हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन जिसे इनर्ट गैसेस कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कई और अन्य गैसें भी आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, एयर का फॉर्मेशन करती है, वायु का निर्माण करती है। तो वायु क्या है, एक प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। जबकि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है, कोई तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। अब ये तत्व क्या है, ये जो पदार्थ है क्या है, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जबकि हम बात करें कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का एक रासायनिक संयोजन से निर्माण होता है और ये मिश्रण कहलाता है। वायु जो एयर है वो कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण बनाता है, एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, कुछ इनर्ट गैसेस भी हैं, आर्गन जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कुछ अन्य और भी गैसें हैं। ये सभी मिलकर के वायु का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, चलो भाई, तो आइए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, तो आइए देखते हैं मिश्रण, जहां हमने बताया कि मिश्रण दो प्रकार के मुख्यतः है। कौन कौन से हैं भाई, एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और नेक्स्ट वन है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये क्या है भाई, अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं,
और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण में क्या होगा, आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। कि दो या दो से अधिक पदार्थ लिए जाए और उनको मिश्रित किया जाए, अगर वो पूर्ण रूप से मिश्रित हैं वह समांगी मिश्रण कहलाएगा, और उस पदार्थ का प्रत्येक संगठन एक समान होगा और वो एक दूसरे से क्या नहीं किए जा सकते, एक दूसरे से अविभेद्य का मीनिंग है अलग नहीं किए जा सकते, विभाजित नहीं किए जा सकते। ठीक है, अविभेद्य का मीनिंग है कि वो विभाजित या अलग नहीं किए जा सकते। ये क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण कहलाएंगे। अब बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। भाई समांगी मिश्रण का है प्रत्येक संगठन एक समान होता है, इसमें जो एक समान संगठन पाया जाता है पूरे समांगी मिश्रण के दौरान, संपूर्ण द्रव्यमान में प्रत्येक संगठन एक समान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लें, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम घरों में शरबत बना के पीते हैं गर्मियों के दिनों में, तो हम क्या करते हैं, एक गिलास जल लेते हैं, एक गिलास पानी लेंगे और उसमें से कुछ चीनी के क्रिस्टल्स डालते हैं और उसे अच्छे से शेक करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, एक टाइम बाद वो शरबत बन जाता है और उसके प्रत्येक बूंद का जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक समान होता है। अब हम चीनी को पानी से अलग भी नहीं कर सकते आसानी से, और उस प्रकार का जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में शर्करा या चीनी का विलयन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जो जल में हम शुगर के क्रिस्टल्स डालते हैं, उसे अच्छे से शेक करेंगे, डिसॉल्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वो एक प्रकार के समांगी मिश्रण का निर्माण करता है और ये विलयन भी कहलाएगा। आगे हम इसे और भी समझेंगे, तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये विलयन भी कहलाता है और ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्लियर है भाई बात, कोई डाउट तो नहीं। समांगी मिश्रण को हमने कैसे परिभाषित किया, इसे एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई वह मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल जाते हैं और इन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कहलाएंगे, ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल शरबत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बेसिक इनका एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण का। आइए चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या है। चलिए हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में परिभाषित करें तो वह मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। भाई इसमें क्या है, वो दो पदार्थों को जब मिलाया गया, दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों को मिलाया गया तो वो अलग अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों और छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला होता है। भाई एक पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे होंगे, छोटे छोटे कणों में, छोटी छोटी बूंदों में, वो दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से फैला होता है। ये विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल को भी अभी हम समझते हैं कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। भाई आपने भी देखा समांगी मिश्रण का जो संगठन है पूरे पदार्थ के दौरान एक समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल आप ले, जल में क्या मिला दें, बालू मिला दें, जल में बालू मिला दें, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। आइए इनके एग्जाम्पल्स यहां भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले ले, या जल में मिला दें या चीनी में मिला दें, चीनी, शक्कर और शक्कर में बालू या रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। भाई चीनी और बालू को एक साथ में लाया जाए तो ये विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण होगा, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण या संगठन होता है, और ये द्रवों के ठोस में क्या कहलाते हैं, निलंबन भी कहलाते हैं। द्रवों का ठोस में निलंबन ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है,
द्रवों का ठोस में निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो आप ये देखते हैं जो समांगी मिश्रण होते हैं इनके द्रव्यमान का प्रत्येक घटक एक समान होता है। समांगी मिश्रण के जो उदाहरण होते हैं वो सॉल्यूशन विलयन कहलाता है। अभी हम समझेंगे कि विलयन क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और जो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं वो क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आपने अभी देखा कि चीनी में बालू मिला दिया जाए, जल में बालू मिला दिया जाए तो वो विषमांगी मिश्रण है। और ये क्या कहलाएगा? ये सस्पेंशन कहलाता है, ये निलंबन कहलाता है। ठीक है, एक शब्द है, एक शब्द अभी हम देखेंगे कोलाइडी विलयन क्या है। विलयन और निलंबन के बीच में एक पदार्थ और पाया जाता है जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, कोलाइडी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट है जिसे हम समझ रहे हैं, अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम अच्छे से इसमें कवर कर रहे हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और आगे चल के हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी कराएंगे और आपकी एक बेसिक बढ़िया अच्छे से फाउंडेशन और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ में होती रहेगी। ठीक है ना? चलो भाई, तो आइए हम बढ़ लेते हैं पॉइंट नेक्स्ट की ओर। अब यहां हम देखते हैं कि विलयन किसे कहेंगे, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? ये विलयन सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या है ये सॉल्यूशन? ठीक है, अभी आपने पढ़ा है समांगी मिश्रण पढ़ा है ना? समांगी मिश्रण में हमने ये देखा था। अब इसी के बिहाफ पर जो विलयन है एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं। परिभाषा कैसे रहेगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं। कोई एग्जांपल आप ले लो, नींबू में पानी में नींबू डाल दो, वो भी एक मिश्रण बनाएगा, समांगी होगा। पूरा जो टेस्ट होगा वो पानी नींबू का एक समान सा लगेगा, मतलब सारे हर बूंद का टेस्ट एक समान होगा। सोडा जल का भी एग्जाम्पल है। शुगर क्रिस्टल्स वाटर में डाल देंगे हम, जल में चीनी के कुछ क्रिस्टल डालेंगे, उसे अच्छे से शेक करेंगे, वो भी एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है विलयन का ही। ठीक है ना? चलो भाई, ये परिभाषा क्लियर हुई है ना कि विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है और ये भी विलयन कहलाएगा। नींबू जल की बात करें, जल और शुगर की बात करें, जल और शर्करा का जो क्रिस्टल डिजॉल्व करते हैं, सोडा जल की बात करें, ये सभी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, अब जो विलयन है मुख्यतः वो दो भागों में या दो घटकों से मिलकर के बना होता है। वही विलयन मुख्यतः दो घटक से मिलकर के बना होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि आपने जल लिया और इसमें शुगर के क्रिस्टल्स आपने डाल दिए, जल लिया और इसमें आपने शुगर के क्रिस्टल डाल दिए। तो आइए एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लें। यहां पर आपने वाटर लिया है और यहां पर कुछ शुगर के क्रिस्टल्स आपने डिसॉल्व कर दिए। यहां पे कुछ शुगर के क्रिस्टल्स आपने डिसॉल्व कर दिए। ये शुगर का क्रिस्टल है, ये शर्करा है और यहां पर आपका जल है। ठीक है, तो जो शर्करा है वो क्या है और जल क्या है? तो विलयन मुख्यतः दो प्रकार से या दो घटकों से मिलकर के बनता है। जो विलायक यहां पर एग्जाम्पल है वो जल क्या है? ये विलायक है। जबकि विलेय पदार्थ क्या है? शर्करा या चीनी आप कह दीजिए, तो चीनी क्या है? यहाँ पर विलेय पदार्थ है। और जबकि जल क्या है? एक विलायक है जो अपने आप में विलेय पदार्थ को घोल लेता है और यही विलयन कहलाएगा। तो विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला करके समांगी मिश्रण का निर्माण करता है और यही विलयन कहलाएगा। क्लियर है बात? विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। एक सॉल्वेंट कहलाता है, एक सोल्यूट कहलाता है। एक को हम विलायक कहेंगे, दूसरे को विलेय कहते हैं। विलायक क्या होते हैं? विलायक ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप में विलेय पदार्थ को या किसी पदार्थ को घोल सकते हैं, तो ये विलायक कहलाएंगे। अच्छा, अब किसी विलयन में आपको विलायक पता करना है कि उस विलयन में कौन सा घटक विलायक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक विलायक कहलाता है। जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक कहलाता है, जबकि कम मात्रा में पाया जाने वाला जो
पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, वो विलेय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है वो विलेय पदार्थ कहलाता है। क्लियर। तो विलयन प्रमुखता दो घटक से मिलकर के बना है, एक है विलायक, दूसरा है विलेय। तो आइए हम इसे समझ लेंगे, विलायक और विलेय किसे कहते हैं। सिंपलेस्ट वे में आप इसे समझ लें, विलायक सॉल्वेंट कहलाता है, ये कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक है, और वही इसे कहते हैं सोल्यूट। चलो, तो विलायक क्या है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है। जबकि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, उसे विलेय कहते हैं। तो दो घटकों से मिलकर क्या बनता है, दोनों घटक मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय और विलायक ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, विलयन का निर्माण करते हैं। और विलयन क्या है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये, समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि दो घटक को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाना ही विलयन कहलाता है। क्लियर ना, परिभाषा क्लियर हुई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाते हैं। ये दो या दो से जो अधिक पदार्थ मिलाए गए हैं, एक पदार्थ जो एक घटक कहलाएगा वो विलेय कहलाता है, जबकि दूसरा घटक विलायक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने विलयन को परिभाषित किया, और विलयन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बने हैं, विलेय और विलायक से। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण जो विलयन का निर्माण करता है, इसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक विलेय पदार्थ होता है जबकि दूसरा विलायक होता है। तो चलिए हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। विलयन के गुण हमने परिभाषित किया कि विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन का गुण की बात करें तो हमने पहले ही डिफाइन किया कि विलयन के जो प्रमुख गुणों में है वो क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण का निर्माण करता है। ठीक है, तो विलयन का पहला गुण क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण, जो विलयन के कणों का व्यास होता है वो एक नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वह आंखों से नहीं देखे जा सकते। जो विलयन का निर्माण होता है तो उसके जो कण बनते हैं वो एक नैनोमीटर से भी छोटे कण बनते हैं, इसलिए वो आसानी से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाने नहीं देता है या फैलने नहीं देता है। ठीक है, नहीं फैलाते। इस बात को आप समझे, कोई सॉल्यूशन रखा गया है और इस सॉल्यूशन में है क्या, इसके जो कणों की साइज है वो इतनी छोटी है, अपने छोटे आकार के कारण यहां से यहां पर कोई लाइट दी जाए, कोई एक लाइट सोर्स बना सकते हैं और यहां से इसे लाइट दी जाए, तो आप ये देखते हैं कि विलयन के अंतर्गत, अभी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इनके बारे में एक घटना होती है जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और हम इसे किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसी प्रकार से दर्शाते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक विलयन है, इसमें प्रकाश डाली जाए और क्या देखते हैं कि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, छोटे आकार के कारण, कि गुजर रही प्रकाश की किरणों को ये फैलाते ही नहीं है। जैसे प्रकाश आ रही है वैसे ही प्रकाश क्या होती है, चली जाती है, ये इसके किरणों को फैलाती नहीं है। ठीक है, तो यही रीजन है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगर हम विलयन में कोई प्रकाश को गुजारें, कोई लाइट को डालें, तो इस पे उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, छानने की विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं है कि हम छानने की विधि का प्रयोग कर लें, और सिंपल आप ही बताइए, जब आप शरबत बनाते हैं तो क्या आप छानने की विधि के द्वारा चीनी के क्रिस्टल को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये एक समांगी मिश्रण है जिसमें प्रत्येक संगठन का जो टेस्ट है वो एक समान है, प्रत्येक संगठन एक निश्चित द्रव्यमान का हो जाता है, इसमें संगठन समान हो जाते हैं। तो यहां आप पदार्थ के कणों को पृथक नहीं कर सकते, वो चाहे विलेय का कण ही क्यों ना हो। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन कैसा है, एक अस्थाई है।
विलयन कैसा है? एक अस्थाई प्रकार का पदार्थ बनाता है, एक स्टेबल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। ये बात समझ में आ रही है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन में अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि ये क्या करेंगे, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते ही नहीं है, और यही रीजन है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। किसी भी प्रकार की विधि, चाहे आप बात कर लें छानने की विधि हो या किसी अन्य भौतिक विधियों के द्वारा, विलयन के जो कण है, विलयन के जो घटक है, उसको हम पृथक नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं कर सकते। विलयन को अगर हम शांत भी छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि जो विलेय के कण है वो उसके नीचे तली में बैठ जाएंगे, अर्थात विलयन एक अस्थाई व्यवस्था है, एक अस्थाई विलयन का निर्माण करता है, ठीक है ना। चलो भाई, आइए हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहेंगे? विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन की सांद्रता को हम कैसे परिभाषित करें? सॉरी, विलयन की सांद्रता हम कैसे परिभाषित करें? 1 सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन की सांद्रता को हम परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक, सांद्रता का मतलब क्या है? सांद्रता का मीनिंग है, अगर आप इसे बहुत व्यवहारिक भाषा में समझें तो इसे हम गाढ़ापन कहते हैं। देखिए, कोई सॉल्यूशन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन जिसे आप कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे हम कहेंगे तनु विलयन, ठीक है। अब इसके दोनों को हम मायने समझ ले, देन आगे से हम सांद्रता के पद को भी समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम सांद्रता को परिभाषित करते हैं। सांद्रता का मीनिंग है गाढ़ापन। आप इसे अगर व्यवहारिक भाषा में समझने का प्रयास करें, सांद्रता का मीनिंग है गाढ़ापन। और गाढ़ापन कैसे होगा? बेसिक सा एग्जांपल ले लो कि जब आप जल में शुगर के क्रिस्टल्स को डालते हो तो कोई आपने 100 ml जल लिया, क्या लिया भाई आपने? 100 ml जल लिया, और इसमें 10 ग्राम शुगर के क्रिस्टल्स आपने डिजॉल्व किए। 10 ग्राम शुगर के क्रिस्टल्स आप डिजॉल्व किए तो आप क्या देखते हैं कि ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बना। और किसी दूसरे पॉट, किसी दूसरे बर्तन में भी आपने 100 ग्राम जल लिया, या 100 ml जल लिया, सॉरी 100 ml जल लिया आपने, ठीक है। और यहां पर आपने 50 ग्राम सोल्यूट, 50 ग्राम शुगर के क्रिस्टल्स आपने डिजॉल्व की। अब क्या देखेंगे आप, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसकी सांद्रता ज्यादा है? जहां पर विलेय की मात्रा अधिक है, जहां पर शुगर का क्रिस्टल क्या है भाई? विलेय पदार्थ। जहां पर विलेय की मात्रा अधिक है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। तो 50 ग्राम शुगर को, 50 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोला गया, इसकी सांद्रता ज्यादा है, जबकि 100 ml जल में 10 ग्राम ही चीनी घोला गया, इसकी सांद्रता कम है। तो सांद्रता है क्या? किसी विलयन में विलेय के आयतन, विलेय के मोलों की संख्या, किसी 1 लीटर विलयन में, अब यहाँ 1 लीटर हमने मानक ले लिया, या हमने 100 ml ही लिया है भाई, 1000 ml ले लो, 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आ गई या नहीं? एक बार आप फिर से बताएंगे। और यहां हम इस प्रकार से देखते हैं, किसी 1 लीटर विलयन में घुली हुई पदार्थ की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। यह हमने 100 ml ही लिया है, अगर यहां इसे आप 1000 ml ले ले तो वही जो आपका डिफिनीशन है उसी के बिहाफ पर ही हम इसे समझा देंगे, आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। अगर आपने 1000 ml वाटर ले लिया, 1000 ml जल ले लिया, इट मीन्स 1 लीटर जल ले लिया। क्या है ये? 1 लीटर जल है। अब 1 लीटर जल में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली है वो पदार्थ की मात्रा ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में व्यक्त करेंगे, वो सांद्रता कहलाती है। भाई ज्यादा मात्रा घुली है तो विलयन ज्यादा सांद्र होगा, कम मात्रा घुली तो विलयन कम सांद्र होगा, अर्थात वो डाइल्यूट होगा, उसे तनु विलयन कहते हैं।
क्लियर है भाई बात। यहाँ हमने 50 ग्राम लिया था, यहाँ 500 ग्राम ले लो, यहाँ पे आप 100 ग्राम ले लो। तो इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं, परिभाषा कैसे निकल के आती है, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए पदार्थ की संख्या, घुले हुए पदार्थ की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ये बात आसानी से समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता के प्रकार भी देखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें कि विलयन की सांद्रता ये दो प्रकार से क्यों होगी, क्योंकि विलयन ज्यादा सांद्र है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन सांद्र विलयन कहलाता है। सॉरी अगर कॉन्सेंट्रेट है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा, ज्यादा गाढ़ापन है वो सांद्र विलयन होगा। जबकि विलयन में क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा कम है, कम घोली गई है, तो वो तनु विलयन कहलाता है, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। बच्चों आपने भी लेबोरेटरी में आप नहीं गए होंगे, अगर आप प्रयोगशाला में जाएं तो आप देखते हैं कि वहां पर अलग अलग बॉटल्स रखे होते हैं और अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रखे होते हैं। जैसे ऐसे कोई बॉटल रखी होगी और इसमें लिखा होगा कॉन्सनट्रेट H2SO4, क्या लिखा होगा, कॉन्सनट्रेट H2SO4, इट मीन्स ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ऐसे कोई बॉटल बना के बॉटल में कोई पदार्थ रखा होगा और यहाँ लिखा होगा डाइल्यूट H2SO4, इट मीन्स क्या है, ये तनु विलयन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से आप पदार्थों को समझ सकते हो कि कौन सा विलयन सांद्र है, कौन सा विलयन तनु है। अगर हम पदार्थ की सांद्रता की बात करें कि विलयन की सांद्रता क्या होगी, तो 1 लीटर विलयन में घुली हुई पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर है भाई। आइए हम आगे बढ़ेंगे और सांद्रता को हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस हैव 3 टाइप्स। विलयन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अब ये है क्या, चलिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। संतृप्त विलयन का मीनिंग क्या है। संतृप्त विलयन को आप इसी प्रकार से समझेंगे जैसे हमने 1 लीटर जल लिया है और उसमें 500 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दिया है, घोल दिया है। अब एक निश्चित ताप पर किसी विलयन की पदार्थ की वह मात्रा, वह ऐसे प्रकार का विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोलना संभव ना हो, ठीक है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो परिभाषा किस प्रकार से रहेगी, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर जल में आपने 500 ग्राम हाईएस्ट 500 ग्राम मैक्सिमम आपने क्या करी है, मैक्सिमम शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए हैं, डिसॉल्व कर दिया है। अब उसके ऊपर विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन में नहीं घुल सकती है, अर्थात वो विलयन कैसा है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसे ही हम संतृप्त विलयन भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये बात समझ में आई कि किसी दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में ना घोला जा सके तो वही विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। चलो असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे परिभाषित करें, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, ठीक है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। भाई जैसे किसी प्रकार के विलायक में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है, जहां पर विलयन की संतृप्तता जहां पर थी, सिंपल एक एग्जांपल आप समझ लो, आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे 1 लीटर जल है और इसमें अधिकतम हम 500 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 लीटर जल में हमने 400 ग्राम या 450 ग्राम ही चीनी को घोला है तो क्या है, इसकी संतृप्तता 500 ग्राम थी, और अगर इसकी संतृप्तता से कम मात्रा में विलेय पदार्थ घोला गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये असंतृप्त विलयन कहलाता है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है।
ये बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं संतृप्त विलयन क्या है। किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को आगे हम घोल ना पाए, वो अधिकतम मात्रा है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा ना घोल पाए विलयन में, तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन में पदार्थ की मात्रा की संतृप्तता से कम विलेय पदार्थ घुला है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अब है क्या ये अति संतृप्त विलयन? यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्तता के स्तर से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। अब इसे आप कैसे समझेंगे? जैसे 1 लीटर जल में हम अधिकतम 500 ग्राम चीनी ही घोल सकते हैं। यदि हमने 600 ग्राम चीनी घोल दिया तो हम क्या देखते हैं कि वह विलयन की जो सांद्रता थी वो संतृप्तता से अधिक हो गई है। भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन से उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है ना? तो विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को तीन प्रकार से आगे डिवाइड किया गया है। 3 इसके प्रकार बताए गए हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, ठीक है, उससे अधिक हम विलेय पदार्थ नहीं घोल सकते। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी है, अब उससे अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन क्या है? विलयन में विलेय पदार्थ की जो संतृप्तता की अवस्था है उससे कम विलेय पदार्थ अगर घुला है तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और हम बात करें अति संतृप्त विलयन, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्तता से अधिक अगर विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? विलयन की संतृप्तता से अधिक विलेय पदार्थ घोल दिया जाए वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ बता दिया है, और यह एग्जाम्पल क्या है? किसी 1 लीटर जल में अगर आप हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम 500 ग्राम क्या है? चीनी अगर हम घोल सकते हैं तो ये विलयन संतृप्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है? संतृप्तता से अधिक चीनी घोल दी गई है। इट मीन्स 600 ग्राम चीनी यहाँ पर 1 लीटर जल में घोल दी गई है, और ये विलयन कैसा होगा? ये अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का है। पहला है सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन, तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? विलयन के बारे में समझा, विलयन क्या है और विलयन के प्रकार भी बने बताए, सांद्रता के पद को हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसे कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहेंगे इसे? सस्पेंशन, निलंबन। और हमने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो विषमांगी मिश्रण है उसका जो एग्जाम्पल था वो निलंबन का उदाहरण था। जैसे चीनी में बालू को घोल दिया जाए या जल में बालू को घोल दिया जाए तो वो क्या है? वो एक निलंबन बनाता है। जो विलेय के कण हैं वो बड़े बड़े आकार के होते हैं। तो आइए इसे हम थोड़ा समझे। निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते ही नहीं है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, अर्थात माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। जो मीडियम है, जो माध्यम है उसकी समष्टि में वो निलंबित रहते हैं। समष्टि का मीनिंग है कि वो उस माध्यम में डिसॉल्व रहेंगे, उस माध्यम में रहेंगे तो साथ में, लेकिन वो घुलेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे जल में बालू को डाल दीजिए तो कुछ देर बाद बालू उसकी तली में नीचे बैठ जाएगा और बालू को जल से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आटा जल का मिश्रण, ये भी एक निलंबन है। बालू का जल में मिश्रण, ये भी एक निलंबन का उदाहरण है।
ठीक है, तो परिभाषा किस प्रकार से होगी, कैसे हम समझेंगे कि निलंबन पदार्थ किसे कहेंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होगा, और ये क्या है, इसमें जब हम दो पदार्थों को एक साथ मिश्रित करते हैं तो दोनों पदार्थ अलग अलग रहते हैं, जैसे जल और बालू का मिश्रण एक निलंबन का अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए भाई आइए बढ़ेंगे। निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं कि निलंबन की मेन प्रॉपर्टीज क्या है। भाई एक प्रकार का एक विषमांगी मिश्रण है, जैसा हमने बताया भी आपसे कि यहाँ पर दो पदार्थ जो आपस में मिलाए गए हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं आसानी से, और इनके पदार्थ का संगठन भी अलग अलग होता है। ये एक निलंबन एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। भाई जो विलेय पदार्थ है, भाई जल में बालू को डाला गया तो इसके कण को आसानी से हम देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब जैसे आपसे एग्जांपल मैंने बताया था कि एक सॉल्यूशन है, अब यहाँ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ जो है ये सस्पेंशन हमने लिया है। क्या लिया है, ये निलंबन लिया है हमने। अब यहाँ से हम कोई लाइट ऑब्जेक्ट, कोई प्रकाश की वस्तु है, और यहाँ पर हम लाइट सोर्स जिसे हम कहेंगे, प्रकाश की जो स्रोत है, अब इसको अगर हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो कण होते हैं वो क्या करेंगे, इनकी साइज बड़ी होती है कणों की, इनकी साइज बड़ी होने के कारण ये निलंबित प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, निलंबित प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा, ये जो निलंबन में जो प्रकाश की जो हम बात करें, निलंबन में जो प्रकाश का मार्ग है, जो प्रकाश की दिशा है वो दिखेगी, प्रकाश की मार्ग जो है वो दृष्टि गोचर होता है, यही निलंबन कहलाएगा। तो निलंबन क्या होगा, जब कोई प्रकाश का स्रोत, प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है तो इसमें कणों की साइज बड़ी होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, और इस प्रकार से प्रकाश को फैलाने के बाद उसका मार्ग दृष्टि गोचर होता है, और ये क्या कहलाएगा, ये निलंबन कहलाता है। आगे अभी हम निलंबन को समझेंगे और इसी घटना को हम क्या कहेंगे। देखिए निलंबन या किसी भी विलयन में प्रकाश की किरणों का आप सीधे गुजरना, ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्रभाव कहलाता है, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जिसे क्या कहेंगे, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अभी आगे हम और अच्छे से इसको हम समझने वाले हैं पूरी तरीके से, क्लियर। चलिए, जब इसे शांत जल में छोड़ दिया जाता है, भाई जो निलंबन के कण हैं, जब इसे शांत जल में हम छोड़ देते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के कण शांत जल में छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन एक अस्थायी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, अस्थायी, स्टेबल नहीं है। जबकि हमने बात की थी इससे पहले विलयन की, तो विलयन एक स्थायी व्यवस्था थी। छानन विधि के द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक है, जब हम छानने की विधि का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बालू को जल से अलग कर सकते हैं, तो ये निलंबन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, हमने विलयन पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन पढ़ लिया, निलंबन क्या है। एक और प्रकार की पदार्थ, एक और प्रकार की अवस्था है जिसे हम कहेंगे कोलाइडल स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी अवस्था। जैसे विलयन देखा आपने, एक स्टेट है, ठीक है, समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या है, वो निलंबन है। अब हम देखेंगे कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन कैसी अवस्था है ये। ठीक है, ये भी विलयन के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो विलयन के कणों का जो रेंज है वो एक सर्टेन रेंज में होता है। तो आइए इसे हम समझ लेंगे। वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। भाई वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है, वो कोलाइड कहलाता है, उसे कहेंगे कोलाइडी विलयन कहलाता है। अब कोलाइडी विलयन स्पेसिफिक नहीं कहते, कोलाइडल स्टेट कहते हैं, वो पदार्थ की एक अवस्था है, इसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च का विलयन, अब भाई स्टार्च का विलयन एक कोलाइडल स्टेट है। मिल्क, दूध क्या है, दूध एक कोलाइडी अवस्था है। दूध में क्या है, इसमें जल और फैट ये दोनों आपस में मिले होते हैं, तो ये कोलाइडी अवस्था है। रक्त जो ब्लड है वो भी कोलाइडल स्टेट है, वो कोलाइडी अवस्था का ही उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने
विषमांगी और विषमांगी के बिहाफ पर पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार से पढ़ी है, ठीक है। जैसा हमने पहला पढ़ा है विलयन, विलयन एक समांगी निकाय है, समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा। हमने निलंबन पढ़ा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जब यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक विषमांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो वो निलंबन कहलाता है। निलंबन के कणों का आकार, विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है। हम बात करें कोलाइडी अवस्था की, तो विलयन की वह अवस्था जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, वो कोलाइडी अवस्था कहलाती है। जैसे स्टार्च का विलयन, दूध है, रक्त है, हमारा जो ब्लड है वो एक कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडी अवस्था कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए कोलाइडी के गुणधर्म पढ़ लेंगे कि कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। भाई कोलाइडल सॉल्यूशन या हम कोलाइडल स्टेट की बात करें, ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही है, ठीक है। यहां भी एक विषमांग मिश्रण ही है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। यही हमने निलंबन में पढ़ा था कि पदार्थ के कणों का आकार वहां बड़ा होता है, उसे आसानी से देख सकते हैं, जबकि कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार, अब आकार जैसा आपको पता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इसकी कणों की साइज होती है। तो इसे हम क्या नहीं कर सकते, इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं। भाई कोलाइडल स्टेट की जो कण होंगे वो शांत छोड़ देने पर ये तल के नीचे बैठ जाएंगे, अर्थात ये भी एक अस्थायी व्यवस्था है। कोलाइडल जो स्टेट है वो अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है, जबकि निलंबन एक अस्थायी व्यवस्था थी। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। जब हमने विलयन की बात की थी वहां भी छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइडी अवस्था भी छानन विधि के द्वारा अलग नहीं की जा सकती। जबकि हमने सस्पेंशन निलंबन की बात किया थी, उसमें हम छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। किंतु एक विशेष विधि जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल अपकेंद्रण विधि के द्वारा इसको हम पृथक कर सकते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स में एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, अपकेंद्रण विधि, जिससे क्या करते हैं, दूध में से मक्खन, बटर को बाहर निकालने की एक विधि है। तो ऐसे ही कोलाइडी जो अवस्था है, दूध क्या है, कोलाइडल स्टेट है, तो इसमें जो फैट को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो अपकेंद्रीकरण विधि कहलाती है। इसके प्रयोग से कोलाइडी अवस्था के कणों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में छानन विधि के द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इनकी साइज, इनके जो कणों के आकार इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। भाई इनके कणों के साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, कणों की साइज थोड़ी बड़ी है, इसलिए क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। और यही घटना कहलाती है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये क्या कहलाएगी, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो आइए इसे हम समझें कि टिंडल प्रभाव क्या है और ये किस प्रकार से इसे हम देखेंगे, ठीक है। टिंडल प्रभाव, अब यहां आप देख लेंगे एक विलयन रखा गया है, सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, देखेंगे। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के कण इतने छोटे हैं कि कोई प्रकाश की किरण अगर यहां से आएगी तो यहां पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा और यहां पर कुछ विजिबल ही नहीं होगा। जबकि हम बात करें कि ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण यहां पर आती है और ये एक मार्ग प्रशस्त करती है प्रकाश की किरणों को। यहां पर एक क्या होगा, उसके कण इसके प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करते हैं और यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इस प्रकार की ये घटना टिंडल इफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है भाई। प्रकाश कोलाइडी विलयनों का, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का जो फैलने की घटना है वही टिंडल प्रभाव कहलाती है। ऐसे निलंबन में भी आपने देखा था, निलंबन के कण भी क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, जबकि विलयन के कण प्रकाश को फैलाते नहीं हैं और वहां पर वो मार्ग भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना।
चलो भाई, तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ी, विलयन के बारे में पढ़ा, निलंबन के बारे में पढ़ा और कोलाइडी अवस्था के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आइए हम देखेंगे मिश्रण को पृथक करने की विधि। मिश्रण को पृथक करने के कौन कौन से तरीके हैं। जो मिक्सचर्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो समांगी मिक्सचर हो जिसे होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे, चाहे वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो, विषमांगी मिश्रण हो, इनको अलग करने की कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो पहली विधि है वो है वाष्पीकरण, जिसे वेपराइजेशन प्रोसेस कहेंगे। वेपराइजेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, वाष्पीकरण की विधि। इससे हम मिश्रण के कणों को अलग कर सकते हैं या नहीं, इसको हम समझें। ठीक है, वाष्पीकरण का उद्देश्य क्या है? पदार्थ के कणों को अलग करना, मिश्रण को अलग करना, इसका उद्देश्य क्या है? मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे प्रकार के क्वथनांक से कम हो। भाई, वाष्पीकरण की विधि के द्वारा मिश्रण में एक पदार्थ का क्वथनांक अगर कम है, दूसरे पदार्थ का क्वथनांक अधिक है, तो इसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण के द्वारा मिश्रण में हम दोनों पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण आसानी से हो जाएगा अगर उसका क्वथनांक कम है, दूसरे का जबकि ज्यादा है तो उसका आसानी से नहीं होगा। इट मीन्स इस प्रकार से इस माध्यम के इस विधि के द्वारा दोनों पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, तो पदार्थों को अलग करने की या मिश्रण में पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो पहली विधि है वाष्पीकरण की विधि। ठीक है, तो अब केंद्रीय विधि में आप ये देखते हैं कि यहां पर कणों या पदार्थों, जो कण है उसके घनत्व में अंतर होने के कारण इसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जिनके कणों, जो कण भारी होंगे वो नीचे की ओर दबाव ज्यादा डालते हैं और इस प्रकार से जो कण हल्के होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये घटना अपकेंद्रण विधि कहलाती है। इसी को हम सेंट्रीपिटल मेथड कहेंगे, जिसकी विधि के माध्यम से आसानी से हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। आइए तीसरी विधि देखें, जिसे हम पृथक्करण की विधि कहते हैं। इसके माध्यम से हम पदार्थ का पृथक्करण कैसे करेंगे, मिश्रण को पृथक्करण कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, 2 अघुलनशील द्रव लिए जाते हैं जिसमें जो दोनों द्रव एक साथ नहीं घुल सकते, ठीक है, को आसानी से पृथक्करण कीप विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। और इसमें पृथक्करण कीप का स्टॉप जो है, कार्क खोखले से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे बताइए किसी ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करें तो आप क्या देखते हैं, ये आसानी से एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और इन्हीं को कीप पृथक्करण विधि के द्वारा इन दोनों पदार्थों को, ये मिश्रण को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। तो एक विधि ये कॉमन है जिसे हम कीप पृथक्करण विधि भी कहेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन मेथड। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है और इसमें हम पदार्थों या मिश्रण को अलग कैसे करेंगे। ठीक है, 2 पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। भाई, ऊर्ध्वपातन की घटना हमें पता है, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि 2 पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा सेम ऐसे ही रह जाता है। तो यह जो विधि कहलाएगी, ये क्या है, ये ऊर्ध्वपातित विधि कहलाती है। और इसमें 2 पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होगा और दूसरा वैसे ही रह जाएगा। तो ये जो घटना है, ये जो विधि है, कौन सी है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। ठीक है ना, इसके माध्यम से भी हम पदार्थों को आसानी से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी भी मिश्रण में से 2 पदार्थों को अलग करने की विधि है। ठीक है, क्या है ये देखेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक हम आसानी से कर सकते हैं और इसी को किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर 2 अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो यह घटना क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा आसानी से दोनों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के रंग
अलग अलग गति से सोखते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी का एक पेपर होता है, जब दो प्रकार के विलयन अलग अलग रंग के हैं और उनको अलग करने की विधि इसमें प्रयोग की जाती है, तो दोनों कलर के सोखने की जो गति है वो अलग अलग है। क्रोमेटोग्राफी पेपर की हेल्प से आसानी से, क्रोमेटोग्राफी एक विधि है जिससे हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। दो अलग अलग रंगों के विलयन को क्रोमेटोग्राफिक पेपर से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये घटना क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक है आशवन विधि। आशवन विधि क्या है? आशवन विधि में हम किसी मिश्रण के दोनों घटकों को अलग कैसे कर पाएंगे, आइए इसको समझने का प्रयास करें। दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है और इस प्रकार से यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए की जाती है। भाई, किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और वो कैसे हैं, उनके क्वथनांक अलग अलग है। क्वथनांक किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो इस विधि का प्रयोग हम बेसिकली किसके लिए करते हैं? अधिक घुलनशील द्रवों को। इस विधि का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने की एक प्रमुख विधियों में से एक है। जो कम घुलनशील है, जो अधिक घुलनशील है, उसको आसानी से मिश्रण में से अलग किया जा सकता है। तो ये मिश्रण में से पृथक करने की विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखेंगे क्रिस्टलीकरण विधि, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन जिसे हम कहेंगे क्रिस्टलीकरण विधि, यह है क्या? इसके माध्यम से हम मिश्रण के पदार्थों को अलग कैसे करेंगे? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना ही क्रिस्टलीकरण विधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप क्या देखते हैं कि किसी मिश्रण में जो अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकाल लिया जाए। अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोला जाए और फिर उसे क्रिस्टलीकृत करके उसके संघटक से उसको बाहर कर देना, यही घटना क्या कहलाएगी? क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने मिश्रण को अलग करने की प्रमुख कुछ विधियों के बारे में हमने पढ़ा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? आइए इसको हम समझने का प्रयास करें। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भाई वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण तो हो जाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो जाते हैं, परंतु पदार्थ के संघटन, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, इसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। परिभाषा समझ में आई कि जब किसी पदार्थ की अवस्था का रूपांतरण तो हो जाए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तो हो जाए, लेकिन पदार्थ का संगठन ना परिवर्तित हो, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन ना हो, वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे जल का नमक में घुलना। अब जल का नमक में घुलना क्या है? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। इसको आसानी से फिर से उसी रूप में लाया जा सकता है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो भाई आइए हम आगे देखेंगे। केमिकल चेंज क्या है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? केमिकल चेंज किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन का मीनिंग इस प्रकार से है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, है ना, और या जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो यह घटना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगी। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह घटना रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। अब लोहे पर जंग लगने की घटना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी लोहे के जो दरवाजे घरों में लगाए जाते हैं, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस पर जंग लग गई है, तो यह घटना कैसी है? एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगी। ठीक है ना, चलो भाई
अब रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक पदार्थ में शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार से विभाजित किए गए थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तो आइए हम समझेंगे तत्व किसे कहेंगे। भाई तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? वो तत्व कहलाता है, ठीक है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे है सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, ये सभी तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, तांबा, लोहा, तांबा को कॉपर कहेंगे, आयरन को लोहा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी तत्व के उदाहरण हो जाएंगे। आइए हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्व को हम वर्गीकृत कर सकते हैं किस बिहाफ पर? तत्व तीन प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। तो थ्री टाइप्स के, थ्री प्रकार के आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स कहलाते हैं। तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन प्रकार से किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो पहला हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहेंगे। धातु बेसिकली क्या होते हैं? वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से अथवा एक से अधिक, अपने परमाणु में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो धातु कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई कि वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणु में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है? एक मेटल है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो धातु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताया गया कॉपर जो तांबा किसका उदाहरण है? धातु का। आयरन, लोहा, ये धातु है। चांदी, सिल्वर, ये धातु है। सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये सभी धातु के उदाहरण हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, वो सभी धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो सोडियम क्या है? एक धातु का उदाहरण है, ठीक है। चलो भाई, आइए हम देखेंगे कि नॉन मेटल किसे कहेंगे, अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहेंगे? वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। भाई वह तत्व जो किसी सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लोराइड आयन बनाता है, तो ये क्या है? ये नॉन मेटल कहलाता है, ये अधातु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, अधातु है। आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? ये सभी अधातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी अधातु होंगे, क्योंकि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है वह धातु कहलाता है। ये बात क्लियर है। आइए हम देखेंगे कि मेटलॉइड किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उपधातु। मेटलॉइड किसे कहते हैं? उपधातु का मीनिंग है जिसकी हम बात करें, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु, उन्हें मेटलॉइड कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे तत्व हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, वो मेटलॉइड कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, ये सभी क्या है? ये सभी मेटलॉइड कहलाता है। ये सभी मेटलॉइड के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उपधातु कहलाते हैं, मेटलॉइड कहे गए हैं। जबकि ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दें वो धातु कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले वो अधातु कहलाते हैं, और जो दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझ लें यौगिक किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक का निर्माण कैसे होता है। भाई यौगिक की परिभाषा कुछ आप इस प्रकार से करेंगे कि वह पदार्थ जब दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात लिया जाए और उस पर रासायनिक संयोजन की घटना हो तो वह जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन होता है वो क्या कहलाएगा, वो यौगिक कहलाता है। किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ सिंपल एग्जाम्पल ले लो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है कि यौगिक है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं, एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या है, चीनी सुगर C12H22O11, C12H22O11 ये सुगर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड नमक क्या है, ये भी एक प्रकार का यौगिक है। जल H2O, अब यहाँ पर H2O जल क्या है कि यौगिक का उदाहरण है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग होगा तो किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड 1:1 में जुड़े हुए हैं और इनके रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण हुआ है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 2:1 में आपस में संयोग करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं और ये यौगिक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण और यौगिक में क्या प्रमुख अंतर है। मिश्रण किसे कहते हैं, देखिए हमने पूरे चैप्टर्स के अंतर्गत मिश्रण के बारे में पढ़ा है, समांगी मिश्रण पढ़ा है, विषमांगी मिश्रण पढ़ा है, फिर उसको हमने आगे विलयन के बारे में पढ़ा, कोलाइडी क्या है, कोलाइड अवस्था क्या है, निलंबन क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो आइए हम मिश्रण को समझ लेते हैं। जब तत्व अथवा यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलते हैं, है ना, तो वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब उनके रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप उनमें अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मिश्रण के अंतर्गत कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और यहाँ पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। ये दो पदार्थ आपस में मिश्रित होकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं और इसका संगठन हमेशा परिवर्तनीय रहता है, चेंजेबल रहता है। तो ये मिश्रण के बारे में कुछ चीजें क्लियर करिए। मिश्रण में उपस्थित जो घटक हैं वो अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि वो घटक आपस में मिलकर के एक नए गुणधर्म को बनाए। जब दो घटक आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म को बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो यौगिक कहलाता है, ना कि मिश्रण। ठीक है, मिश्रण में जो घटक है इनको भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से, सुगमता से पृथक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपने मिश्रण के बारे में पढ़ी। अब हम यौगिक के बारे में देखते हैं कि यौगिक क्या है और ये किस प्रकार से मिश्रण से अलग है। ठीक है, यौगिक के अंतर्गत एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं और एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। यौगिक में एक नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ का संगठन हमेशा अस्थायी होता है। जो कंपोजिशन है, जैसे H2O की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, कंपोजिशन हमेशा 2:1 का होगा, एक अस्थायी संगठन रखते हैं। ठीक है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। ये क्या करेंगे, अपने एक निश्चित द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं। ठीक है, वो यौगिक का निर्माण करेंगे।
नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करेंगे, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेंगे, तो एक नया पदार्थ बनता है और उसका संगठन वो जो पुराने पदार्थ ने संयोग किया था उससे बिल्कुल अलग होता है, अर्थात ये पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। ठीक है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। जो इसमें दो घटक बनते हैं उनको केवल हम केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही उनके घटकों को अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सभी यौगिक कहलाएंगे, ये जो सभी प्रॉपर्टी रखते हैं। जबकि मिश्रण क्या है, मिश्रण को हम भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसके बारे में आपने इस सेशन में पढ़ा। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और ये पूरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है आप नोट्स ज़रूर बनाएं, और आगे इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स और भी करेंगे, एक एक चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से। तो आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल। Thanks for watching my video. Please subscribe the channel and press the bell icon for day notification.